नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरु के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज़ चालू करने जा रहा हूं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमसे डिमांड की थी कि आप क्रैश कोर्स चालू कीजिए। क्रैश कोर्स की हम आज से आपके लिए बहुत ही मोस्ट अवेटेड सीरीज़ चालू करने जा रहे हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाएँ एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेलवे 2020 में जो एग्ज़ाम्स लेने वाला है उसके लिए आपको बता दूं कि ये क्रैश कोर्स की सीरीज़ इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं इसके अंदर आपको टॉप 3000 एमसीक्यू बताऊंगा, जो कि 100% ये मानिए कि 70 से 80% क्वेश्चन इसमें से आने की संभावना पूरी पूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देकर आए तो उसके बाद ज़रूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन इसमें से आए। हम डायरेक्टली बता रहे हैं आपको कि 80% तक क्वेश्चन इसमें से आएंगे। मतलब कि अगर 3000 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा तो उसका 80% आप लगा लीजिए कितना होगा, 2400, मतलब 2400 समथिंग, मतलब 2400 क्वेश्चन से लगभग इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछे जाएंगे 3000 क्वेश्चन पे से। ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं क्रैश कोर्स से। मतलब फाइनली हमने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है कि किस तरह का पेपर बन सकता है। ये मान लीजिए कि जिस भी बच्चे ने फॉलो कर लिए 3000 क्वेश्चन, तो आसानी से वो एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी से जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का सेक्शन क्रॉस कर पाएगा। आसानी से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। ये मान लीजिए 80% तक इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। रही बात 20% की, तो उस पर हम और रिसर्च कर रहे हैं। अभी हमको लगता है कि 70 से 80% पेपर इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से आएगा। इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक और बात बता दूं कि हमने ये भी डिसाइड किया है, एक क्रैश कोर्स की जो सीरीज़ चल रहे हैं उसके अंतर्गत हमने एक कट ऑफ भी डिसाइड किया है। मैं आपको डेली 60 एमसीक्यू बताऊंगा, टॉप 60 एमसीक्यू बताऊंगा मैं आपके लिए। जैसे आज का पहला नंबर का वीडियो है, ऐसे हम टोटल आपके लिए 50 वीडियो लेके आएंगे। 60 एमसीक्यू बताऊंगा और 50 वीडियो लेके आएंगे, तो ये मान लीजिए इस प्रकार हमारे 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 50 वीडियोस रहेंगे और बता दूं 60 एमसीक्यू हर वीडियो में रहेंगे। और ये मान लीजिए कि हर वीडियो की जो प्लेलिस्ट की लिंक है मैं आई के बटन पे जोड़ता जाऊंगा, तो आप यहाँ से देखते जाइएगा जितने भी वीडियो आते जाएंगे। एक और बात बता दूं, कट ऑफ का मैं बता रहा था कि 60 क्वेश्चन अगर मैं पूछ रहा हूँ, 60 एमसीक्यू पूछ रहा हूँ, तो जिस भी बच्चे को ये मान लीजिए कि 60 में से 50 या फिर उससे अधिक कोई अगर नंबर ले आता है, कोई इधर क्वेश्चन सॉल्व कर देता है, तो यकीन मानिए वो 99% एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो चुका है। यकीन मानिए 100% ही मान लीजिए कि आप एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो गए हैं। क्योंकि अगर आपको सभी जितने भी हम क्वेश्चन बताएंगे, जितने भी आपको क्रैश कोर्स के वीडियो देंगे, उसमें से अगर सभी वीडियो में 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं तो आप आसानी से सिलेक्ट हो जाएंगे। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप ध्यान से समझिए क्वेश्चन को, हर क्वेश्चन को समझिए ध्यान से और याद रखिए, क्योंकि इससे बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाना है। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ रिवीजन के लिए दे दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। एक और प्रॉब्लम आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हमको सब्सक्राइब कर रखा है, उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि सब्सक्राइब, कुछ स्टूडेंट गलत सब्सक्राइब करते हैं, कुछ सब्सक्राइब करने के बाद वापस अनसब्सक्राइब कर देते हैं। आप ध्यान रखिए कि वीडियो के नीचे अगर आपका जो सब्सक्राइब का बटन रेड कलर का है, मतलब अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप जैसे ही इसको सब्सक्राइब करेंगे, जैसे इस पर क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब के बटन की जो वीडियो के नीचे दे रखा है, जैसे ही सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। ब्लैक कलर का हो जाता है सब्सक्राइब का बटन सब्सक्राइब करने के बाद, और उसके साइड में एक बेल आइकॉन एक्टिवेट हो जाता है, और उस बेल आइकन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होने लग जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, तो नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप सब्सक्राइब करने के बाद क्लिक करेंगे बेल नोटिफिकेशन पे, और वो ऑल नोटिफिकेशन एक्टिवेट करने का पूछेगा और आप एक्टिवेट कर देंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं करा है, सब्सक्राइब करने के बाद अनसब्सक्राइब कर देते हैं गलती से। तो चलिए, अब मैं आपको पूरी डिटेल समझा चुका हूँ, हम टोटल कितने वीडियो करने वाले हैं, कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, और जिस भी बच्चे ने ये 3000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, यकीन मानिए आप आसानी से एग्जाम में सिलेक्ट हो जाएंगे। प्लेलिस्ट बना दूंगा, आई के बटन पे जोड़ दूंगा। पहले नंबर का आज का हमारा वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक सभी स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। एक लाइक कर देंगे जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है
वो कब मनाया जाता है। देखिए मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आंसर आता है या नहीं आता है फिर भी लिखिए, जिससे कि क्या होगा, आपका रिवीजन होता रहेगा। 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर देना है। चलिए तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 जून। देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी किया गया है। और मैं आपको बता दूं, योग करना बहुत अच्छी बात होती है, इसलिए ध्यान रखिए कि अगर 21 जून आने वाला है तो जब भी 21 जून आने वाला है तो उसके पहले ही आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप 21 जून को प्रण ले लें कि आप साल भर योग करेंगे। तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शब्दावली में समापन से क्या आशय होता है। देखिए संसदीय जो शब्दावली होती है उसमें समापन से क्या आशय होता है। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स, गेस कीजिए फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, संसद के सत्र का अंत। देखिए संसदीय शब्दावली में समापन का क्या अर्थ होता है, संसद के सत्र का अंत होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। पूछा गया है सबसे छोटा महाद्वीप इनमें से कौन सा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व में पाए जाने वाले, देखिए विश्व में टोटल कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप हैं। 7 महाद्वीप में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल लगभग आपको बता दूं 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 86 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करूं सबसे बड़े महाद्वीप की, अगर पूछा जाता बड़ा महाद्वीप, तो याद रखिएगा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। और सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि कोशिका के राइबोसोम नष्ट कर दिए जाएं तो, देखिए अगर कोशिका के राइबोसोम्स को नष्ट कर दिए जाए तो क्या होगा, तो क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा। अगर यदि कोशिका के राइबोसोम्स को नष्ट कर दिया जाए तो प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, HBJ पाइपलाइन वहन करती है। HBJ पाइपलाइन किसका वहन करती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्राकृतिक गैस का। जो HBJ पाइपलाइन है वो प्राकृतिक गैस का परिवहन करती है। देखिए HBJ पाइपलाइन द्वारा जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति गुजरात के रास्ते होती है। किस राज्य के रास्ते होती है, याद रखिएगा गुजरात राज्य के रास्ते होती है। आपको बता दें कि प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस के पास माना जाता है। किसके पास माना जाता है, प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार रूस के पास माना जाता है। और भारत ईरान से प्राकृतिक गैस प्राप्त करने की योजना है, जिसमें पाकिस्तान सबसे बड़ी बाधा हमारे लिए उत्पन्न कर रहा है। भारत किससे प्राप्त करना चाहता है, प्राकृतिक गैस ईरान से प्राप्त करना चाहता है, लेकिन बीच में पाकिस्तान इसमें सबसे बड़ी बाधा पैदा करता है। तो याद रखिएगा जो HBJ पाइपलाइन है वो किसका वहन करती है, प्राकृतिक गैस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अमलगम में रहता है। आपको बताना है कि अमलगम में क्या रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, HG। HG मतलब पारा। तो अमलगम में क्या रहता है, पारा रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से वह मसाला पदार्थ कौन सा है जो जड़ों से प्राप्त होता है। आपको बताना है कि इन मसालों में से कौन सा वह मसाला पदार्थ है जो जड़ों से प्राप्त होता है। तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए दोस्तों, लौंग, दालचीनी, हल्दी, ये तीनों ही जो है मसाले हैं वो जड़ों से प्राप्त नहीं होते हैं। देखिए लौंग, दालचीनी और हल्दी ये किससे प्राप्त होते हैं, तने से प्राप्त होते हैं। मतलब इनमें से एक भी ऐसा मसाला नहीं है जो जड़ों से प्राप्त हो, क्योंकि लौंग, दालचीनी, हल्दी तीनों ही तने से, छाल से प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा तने और छालों से प्राप्त होने वाले हैं, जड़ों से इनमें से कोई सा भी मसाला प्राप्त नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। इतने कन्फ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बादल वायुमंडल में तैरते हैं। कहाँ पर तैरते हैं बादल वायुमंडल में, अपने अल्प घनत्व के कारण। क्यों तैरते हैं बादल वायुमंडल में, अपने अल्प घनत्व के कारण तैरते हैं। आपको कारण बताना था कि जो बादल होते हैं वो वायुमंडल में क्यों तैरते हैं, तो अपने अल्प घनत्व के कारण वो वायुमंडल में तैरते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक मृदा अपरदन का कारण
नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अपक्षयन। अपक्षय क्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया होती है। जो अपक्षय क्रिया होती है ये मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया है, जबकि अपवाहन, वनोन्मूलन और आर्द्रीकरण चराई द्वारा मृदा का बड़े पैमाने पर अपरदन होता है। अगर अपरदन की बात करें तो किसके कारण होता है? अपवाहन, वनोन्मूलन के कारण। लेकिन जो अपक्षय है उस क्रिया मृदा निर्माण की एक प्रमुख क्रिया मानी जाती है। तो जो अपक्षय क्रिया है वो मृदा निर्माण की क्रिया है, जबकि अपवहन और वनोन्मूलन ये अपरदन का कारण होती है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? तो अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातु जो होती है उसके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। अगर बात करें धातु की, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो प्रायः क्षारीय होते हैं। अगर बात मतलब याद रखिएगा, अधातु तो अम्लीय, धातु तो क्षारीय। अ पहले आ रहा है तो अ से अम्लीय, धातु तो क्षारीय। ये ट्रिक भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर याद रखने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी लेटेस्ट में कोरोना वायरस पूरे विश्व में फैला हुआ है, कोरोना वायरस। तो उसी संबंधित ये क्वेश्चन है, वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर किसी मनुष्य के शरीर में वो आ जाता है तो उसकी संख्या बढ़ा लेता है, और संख्या बढ़ाने के बाद वो दूसरे मनुष्यों में भी फैल जाता है। इसलिए वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि ये अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। वैसे निर्जीव वस्तुओं पर अगर ये रहेंगे, जैसे कि लकड़ी, लोहा, तो इन पर ये अपनी संख्या नहीं बढ़ा पाते। लेकिन अगर किसी सजीव जैसे कि मनुष्य के शरीर में अगर ये प्रवेश कर जाएं तो ये अपनी संख्या को बहुत अधिक मात्रा में बढ़ा लेते हैं और फैल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बेंचमार्क का अर्थ क्या है? बेंचमार्क का क्या अर्थ होता है? देखिए, जो बेंचमार्क होता है उसका अर्थ होता है निर्धारित मानक। क्या बोलते हैं उसको? बेंचमार्क का अर्थ क्या होता है? एक निर्धारित मानक माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इंदिरा गांधी नहर को किन दो नदियों से पानी मिलता है? अगर बात की जाए इंदिरा गांधी नहर की, तो इस नहर को मिलता है किन दो नदियों से पानी मिलता है? तो ये मिलता है सतलुज और व्यास नदी से। कौन सी नदी से? सतलुज और व्यास नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता है, वर्तमान यहाँ पे वर्तमान दर से बढ़ता है, तो सीमांत उत्पाद में वृद्धि होती है। तो क्या होता है? सीमांत उत्पाद में वृद्धि हो जाती है जब पूर्ण उत्पाद वर्तमान दर से बढ़ता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वन महोत्सव किससे संबंधित है? आपको बताना है जो वन महोत्सव होता है वो इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पेड़ लगाने से। किससे संबंधित है? वन महोत्सव का संबंध पेड़ लगाने से है, जिससे प्रकृति को हरा भरा कर पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस प्रकार के बैंकिंग में बैंक अपने निधि को जोखिम मुक्त संपत्ति में रखता है? आपको बताना है कि किस प्रकार की बैंकिंग में बैंक अपने निधि को जोखिम मुक्त संपत्ति में रखता है। तो किस में रखता है? उसे कहते हैं संकीर्ण बैंकिंग। कौन सी बैंकिंग कहलाती है? संकीर्ण बैंकिंग कहलाती है, जिसमें अपने निधियों को बैंक जोखिम मुक्त संपत्तियों के अंतर्गत रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। URL का विस्तारित रूप क्या है? फुल फॉर्म बताना है आपको। URL का कंप्यूटर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहा जाता है। जो हमारे जो बार रहता है जहाँ पे हम वेबसाइट का नाम लिखते हैं उसको भी आप कह सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दिन बढ़ जाता है यदि कोई पार करे। आपको बताना है कि एक दिन प्लस 1 डे हो जाता है यदि कोई इनमें से किसको पार कर ले। तो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब की ओर अगर कोई पार कर जाता है तो उसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हरे फलों को पकाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो हरे फलों को पकाने के लिए काम में कौन सी गैस लाई जाती है? तो उसका प्रयोग किया जाता है एथिलीन गैस का। कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो जो मानस पशु विहार है वो स्थित है असम राज्य में। कहाँ पे स्थित है? असम राज्य में। लेकिन अगर बात की जाए राजस्थान की तो रणथंभौर राजस्थान राज्य में स्थित है। और अगर बात की जाए बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में। मैं आपको बताऊं असम में कौन सा मानस पशु विहार है, रणथंभौर राजस्थान में और बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है। सिमलीपाल की अगर बात की जाए तो वो उड़ीसा में स्थित है। तो मैं आपको कुछ और भी पशु विहारों की बता चुका हूँ, तो आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया था मानस पशु विहार, तो जो कि असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है कृषि। जो कृषि का विषय है वो किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? जो ऋग्वेद के अनुसार दशराज युद्ध किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, परुषणी नदी पे। किस नदी पर हुआ था? परुषणी नदी पे हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 हमें क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। जो अनुच्छेद 19 है वो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक निरायुद्ध सम्मेलन या सभा की स्वतंत्रता, संगम या संघ बनाने की, इस प्रकार की हमें 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे बुरा वायु प्रदूषण होता है। सबसे बुरा वायु प्रदूषण इनमें से किससे होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड से। किससे होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाजार कीमतों में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? भारतीय कीमतों में निवल राष्ट्रीय उत्पाद का एक और नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं उसे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 10वें वित्त आयोग का गठन हुआ था 1992 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे केसी पंत। कौन थे? केसी पंत। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? आपको बताना है इनमें से पार्थिव ग्रह कौन से उनसे। तो देखिए पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो पृथ्वी की तरह होते हैं। किनको कहा जाता है? सबसे पहले समझिए, पार्थिव ग्रह उन ग्रहों को कहा जाता है जो पृथ्वी की तरह होते हैं। ये घनत्व तथा गुरुत्वाकर्षण में भी पृथ्वी के समान ही होते हैं। मतलब घनत्व और गुरुत्वाकर्षण लगभग पृथ्वी के समान होता है। मतलब इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो जो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल कौन से ग्रहों की श्रेणी में आते हैं? पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये ग्रह पृथ्वी के करीब भी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी होती है? तो पार्थिव ग्रह की संख्या कितनी है? तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, पार्थिव ग्रह की संख्या 4 है। मैं आपको नाम भी बता दिया अभी, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगर बात करूँ नाम की तो बुध शुक्र पृथ्वी एवं मंगल। याद रखिएगा, अभी बता चुका हूँ मैं, बुध शुक्र पृथ्वी और मंगल ये किस में आते हैं? पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन सा है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है परमाणु। किसको कहा जाता है? परमाणु। मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो भारतवर्ष का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा ये। अगर बात करें पक्षी की तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगर पशु की बात की जाए तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। अगर फल की बात की जाए तो राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय मिठाई की बात की जाए तो जलेबी है। और राष्ट्रीय वृक्ष की बात की जाए तो नीम है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पुष्प राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय फल आम, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी, राष्ट्रीय वृक्ष नीम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? सन 1600 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कृष्णीय पिंड मतलब ब्लैक बॉडी अवशोषित करता है। किसको अवशोषित करता है? तो करता है सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को। सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो कब किया गया था? किस सन में किया गया था भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन? तो किया गया था सन 1956 में। सन 1956 में भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चारागाह को पैम्पास कहा जाता है।
किन चारागाहों को पैम्पास कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ पर कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है चारागाहों को पैम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो विद्युत बल्ब में इनमें से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह होती है अक्री गैस। विद्युत बल्ब में अक्री गैस ऑर्गन भरा रहता है। कौन सा भरा रहता है? ऑर्गन भरा रहता है। अक्री गैस ऑर्गन भरा रहता है। आर्गन प्रकृति में वायुमंडल का सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली अक्री गैस, याद रखिएगा, जो प्रकृति में व प्रकृति के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्री गैस आर्गन है। अगर बात की जाए इसकी खोज की तो रैमजे ने के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सी है? बताना इनमें से कौन सी अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है? तो इसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर ए कोलकाता अंतर्देशीय नदी बंदरगाह है। आपको बता दें कि भारत में 14,000 किलोमीटर से अधिक अंतर्देशीय जलमार्ग है। भारत में 27 अक्टूबर सन 1986 को भारतीय देशी जलमार्ग प्राधिकरण का गठन भी किया गया है। अगर बात की भारत में सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग तो गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर का है। कौन सा है सबसे बड़ा अंतर्देशीय जलमार्ग? तो गंगा नदी पर इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किलोमीटर। तो याद रखिएगा अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो कोलकाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह संसद का एक अभिन्न भाग होता है। अब संविधान के अनुच्छेद 79 में लिखा है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश पुस्तक किसकी है? तो हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नारा जस्ट डू इट किस ब्रांड का उत्पाद से संबंधित? आपको बताना है इनमें से किस ब्रांड का नारा है, मतलब टैगलाइन है जस्ट डू इट। तो ये है नाइक कंपनी का। कौन सी कंपनी है? नाइक कंपनी, जिसका जस्ट डू इट एक प्रसिद्ध नारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं मिलता? तो ऋग्वेद में इनमें से किसका उल्लेख नहीं मिलता है? तो कपास का उल्लेख नहीं मिलता, जबकि कृषि, यव और भ्री तीनों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? तो स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? पोर्ट सईद पतन स्थित है। कौन सा है? पोर्ट सईद पतन स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कहाँ पर बना हुआ है नागार्जुन सागर बांध? तो ये बना हुआ है कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चरक किसके समकालीन थे? चरक किसके समकालीन थे? तो ये थे कनिष्क के। कनिष्क के समकालीन थे चरक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है। कहाँ पर स्थित है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड? तो ये स्थित है भद्रावती में। कहाँ पर स्थित है? भद्रावती में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कार्यकारिणी निम्न के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। तो भारत में जो कार्यकारिणी होती है वह विधानमंडल के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? तो जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है उसमें शूद्रों का उल्लेख पहली बार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को कहा जाता है पैडोकल मृदा। कौन सी मृदा कहा जाता है? पैडोकल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एशिया का क्षेत्रफल डैश मिलियन वर्ग किलोमीटर? तो एशिया का क्षेत्रफल है 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना है? लगभग 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस अणु में द्विबंधन है? आपको बताना इनमें से किस अणु में द्विबंधन होते हैं? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी O2। O2 में द्विबंधन होते हैं। द्विबंधन में एक पाई एवं एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखिए एक पाई और एक सिग्मा बॉन्ड होता है किसके अंतर्गत? द्विबंधन में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? तो देखिए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछा गया है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का सही उत्तर है एनीएक। एनीएक विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, राष्ट्रपति को। किसको प्रस्तुत करनी होती है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नियमों को अधिनियमित करना। क्या करना? नियमों को अधिनियमित
करना, मतलब कानून को अधिनियमित करना विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा सन 1998 मतलब 1998 में कौन सा देश विश्व फुटबॉल कप जीता था? तो 1998 का फुटबॉल कप किस देश के द्वारा जीता गया था? तो ये जीता गया था फ्रांस के द्वारा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, समय के सूक्ष्म अंतर को सटीक रूप से मापता कौन मापता है? तो जो समय के सूक्ष्म अंतर होते हैं उनको सटीक रूप से क्वार्ट्ज क्लॉक मानता है, मतलब क्वार्ट्ज क्लॉक जो होती है उसकी तरह आप माप सकते हैं। आपने नाम सुना होगा क्वार्ट्ज क्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद पर निम्न में से कौन होता है? आपको बताना कि राज्य प्रशासन में प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद पर निम्न में से कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुख्य सचिव होता है। आपने सुना होगा मुख्य सचिव, जो कि प्रशासनिक स्तर पर सर्वोच्च पद पर होते हैं राज्य प्रशासन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसका आवर्तकाल, अगर किसी सरल लोलक की लंबाई को 4% बढ़ा दिया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उसका आवर्तकाल 2% तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 2% तक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, टाइगर वुड्स किससे संबंधित है? टाइगर वुड्स जो खिलाड़ी है उसका संबंध है गोल्फ खेल से। टाइगर वुड्स अमेरिका के प्रसिद्ध, कहाँ के हैं? अमेरिका के, याद रखिएगा अमेरिका देश के प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रीय ऋण नहीं माना जाता? आपको बताना है किसको राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। तो देखिए, जीवन बीमा पॉलिसियां होती है जिनको राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में नहीं रखा जाता, जबकि दीर्घावधि सरकारी बॉन्ड, राष्ट्रीय बचत पत्र और भविष्य निधि तीनों को ही राष्ट्रीय ऋण की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो विद्या की सबसे पुरानी पीठ इनमें से कौन सी है? तो तक्षशिला, जो कि विद्या की सबसे पुरानी पीठ मानी जाती है। आपको बता दें कि यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित की गई थी। कब की गई थी? मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित कर दी गई थी। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तो याद रखिएगा, सबसे जो पुरानी विद्यापीठ किसको माना जाता है? तक्षशिला को माना जाता है इनमें से। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो एक बहुत ही स्पेशल सीरीज चालू की है हमने क्रैश कोर्स की, जो रेलवे 2020 की एग्जाम है एनटीपीसी ग्रुप डी, उसके लिए है 3000 क्वेश्चन की सीरीज, जिससे बाहर मान लीजिए कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उसके लिए पहले नंबर का वीडियो कंप्लीट कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक फटाफट कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए वीडियो आगे लाता रहूँगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर बहुत कीजिए। सभी जितने वीडियो आएंगे प्लेलिस्ट बन जाएगी, आई के बटन पर जोड़ता जाऊँगा, यहाँ से देख लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।